शर्मा के पास कोई नेता है, मैं हम उनसे बातचीत करते हैं। सत्यप्रकाश, ओवर टू यू। देखिए, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज हमारे साथ मौजूद हैं। और दीपक जी, जिस तरह के रुझान अभी दिख रहे हैं, अभी आपको क्या लग रहा है? देखिए, अभी तो रुझान है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 400 का दम भरती थी 400 सीट लाने का, अब 250-300 के अंदर सिमट रही है। मतलब समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को पूरे देश ने नकार दिया है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी सभी बड़े राज्यों में चुनाव हार रही है। सिर्फ उनकी सांसें उनके सहयोगी दलों के दम पर ही जिंदा है। मतलब इस समय भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने नकार दिया है। अभी तो और आगे आने दीजिए, देखिए कि देश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अभी तक एनडीए गठबंधन रुझानों में बहुमत की ओर जाता दिख रहा है। आपको लग रहा है कि ये फेरबदल होगा अभी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों लग रहा है, ये भी एक सवाल। बिल्कुल, इस समय देश में अंडर करेंट है। मोदी जी खुद पीछे चल रहे थे। मतलब समझ जाइए कि देश की हालत क्या है, देश की जनता का रुझान क्या है। इसलिए इस समय देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से नकार दिया है। देश के बड़े राज्यों में कांग्रेस लगातार और इंडिया गठबंधन लगातार बढ़त बनाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2-3 राज्यों के भरोसे अभी तक टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आप लोग का गठबंधन जो चौंकाने वाले, आप उत्तर प्रदेश की बात करें, आप महाराष्ट्र की बात करें, इस तरह बाकी जो राज्यों में है जहां पिछले समय भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें ली थी, इस समय उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। छत्तीसगढ़ को लेकर आपका क्या आकलन है? क्योंकि अभी तक ज़्यादातर प्रत्याशी पीछे हैं। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में हमारा रिजल्ट बिल्कुल नेट टू नेट चल रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है, अप डाउन हो रहा है। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन किया है, और छत्तीसगढ़ में कुछ सीटों में हम लोग पीछे हैं। उन सीटों में भी आने वाला समय में हम बढ़त बनाएंगे, और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक रहेगा। कवासी लखमा अभी पीछे हैं, आपको लग रहा है कि वो भी आगे जाएंगे? कभी एक राउंड में पीछे तो कभी दूसरे राउंड में आगे। बस्तर भी नेट टू नेट चल रहा है, राजनांदगांव भी बढ़त में थे, अभी पीछे चल रहे हैं हम लोग। लेकिन आने वाला और कुछ राउंड में हम लोग इन सीटों में, चाहे हम बात करें बस्तर की बात करें, राजनांदगांव बात करें, या फिर हम बात करें कोरबा, 3-3, 4-5 सीटों में हम लोग आगे पीछे हो रहे हैं। महासमुंद भी नेट टू नेट है, तो इन सीटों में भी कांग्रेस आने वाला समय बढ़त बनाएगी। अच्छा, एक और सवाल है, क्या मुद्दा चला कांग्रेस या एनडीए गठबंधन का, आपको लगता है कि इतनी सीटों के करीब भी रुझान में दिख रही है? देखिए, सीधी सीधी बात है कि 10 साल मोदी जी प्रधानमंत्री रहने के बाद, भारतीय जनता पार्टी रहने के बाद देश की जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, जनता त्रस्त परेशान, लॉकडाउन से लेकर सब चीज़ जनता को इतना त्रस्त कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इस समय देश की जनता बदलाव चाह रही है। उसी का नतीजा है कि इस समय बिल्कुल रिजल्ट जिस तरह से एग्जिट पोल में तो 400, 350, 400 दिखा रहे थे, लेकिन भाजपा को भी भरोसा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि इस समय एग्जिट पोल का जस्ट उल्टा रिजल्ट आ रहा है। और हमने कल ही कहा था कि एग्जिट पोल के उल्टा रिजल्ट आएगा, और आने वाला समय में देखिए कि देश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, एक और सवाल है कि अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की स्थिति, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि यहाँ शायद सरकार की योजनाएं काम कर रही है, तो केंद्र में डबल इंजन की सरकार वाली बात है तो काम करी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा सीटों पे बढ़ा। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें, देश की बात करें, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी शायद सरकार पूरी तरह से फेल है। यहाँ पे लगातार जो केंद्र की सरकार ने काम किया जनता को लूटने का, वही छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। लगातार चाहे टोल नाका के टैक्स की बात करें, बिजली बढ़ोतरी की बात करें, तो ये लगातार अभी तक दूध का भी बढ़ोतरी हो गया। मतलब लगातार इस सरकार आते साथ ही लगातार बढ़ोतरी कर रही है। लग रहा है कि इन सब मुद्दों पे रुझान जो है वो चेंज होगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कुछ चीजें तो ये है कि चुनाव के बाद इन्होंने, वोटिंग के बाद इन्होंने बढ़ाया है। अगर ये चीज पहले करते रहता तो रिजल्ट और उल्टा रहता। तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में माहिर है। चुनाव से पहले रेट कम कर दो, चुनाव जस्ट आया, चुनाव खत्म हुआ, रेट बढ़ा दो। तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में माहिर है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस बेहतर स्थिति में रहेगा। आखिरी सवाल ये है कि अभी भी भरोसा है दीपक बैज को, और करीब कितने सीटों का भरोसा है देश में और प्रदेश? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगा। आने वाला, अभी तो काउंटिंग पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से लगभग अभी तो 6 से 7 राउंड चल रहे होंगे, अभी तो आधे से ज्यादा राउंड बाकी है। देश में भी लगभग वही स्थिति होगा, देश में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। दीपक बैज कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी देश में, और छत्तीसगढ़ में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आंकड़े हालांकि नहीं बता रहे हैं। जिस तरह से भाजपा दावा कर रही है कि 11 की 11 सीटें हमें आएंगी छत्तीसगढ़ में, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी,
अभी कांग्रेस के भी ये भी दावे हैं कि इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। दीपक बैज हमारे साथ थे, जुड़े हुए होगा। ठीक है सत्य प्रकाश, दीपक बैज से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि किसकी प्रार्थना होगी पूरी, क्योंकि मतगणना चल रही है और अभी नतीजे साफ नहीं हुए हैं। अभी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए लीड करता हुआ भी नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी कर रही है और अभी भी यही सवाल बरकरार है कि किसकी प्रार्थना होगी पूरी। छत्तीसगढ़ में भी कोरबा एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस लीड बनाए हुए है लगातार। राजनांदगांव दूसरी हॉट सीट है जहां से छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रत्याशी है, लेकिन वहां पर भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं और काफी लंबा वक्त हो गया है जब भूपेश बघेल अभी लीड नहीं ले पाए हैं। और कोरबा में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर लगातार आ रही है, कोरबा में लगातार लीड बनाए हुए है कांग्रेस। और वहीं मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो नोटा के मामले में इंदौर ने रिकॉर्ड तोड़ा है। इंदौर में नोटा को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं, तो एक नया रिकॉर्ड इंदौर ने बनाया है। नोटा के मामले में इंदौर ने रिकॉर्ड तोड़ा है। जी मीडिया संवाददाता पुष्पेंद्र वैद्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, इंदौर की जनता ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। अब तक तो सफाई के मामले में रिकॉर्ड था, लेकिन नोटा के मामले में रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा वोट नोटा को पड़े हैं। इसके पीछे क्या वजह रही? मनु, मध्य प्रदेश की 29 सीटों की बात करें तो कांग्रेस की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। जब तक रुझान सामने आ रहे हैं, ग्वालियर भी सचूता नहीं है। भारत सिंह कुशवाहा प्रवीण पाठक से करीब 30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त जो कांग्रेस की स्थिति है मनु, वो बहुत दयनीय इसलिए नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस संगठन के तौर पर और बतौर एक पार्टी के तौर पर चुनावी मैदान में लड़ती हुई नजर नहीं आई थी और रुझानों में उसका असर देखने को मिल रहा है। ग्वालियर की सियासत में हमने देखा था कि एक तरफ बीजेपी ने भारत सिंह कुशवाहा के नाम का ऐलान कर दिया था, दूसरी तरफ प्रवीण पाठक अकेले चुनावी मैदान में थे। कहीं ना कहीं पार्टी मशीनरी का भी उन्हें सपोर्ट मिलता हुआ नहीं दिखाई दिया था। तो अब तक जो रुझान सामने आ रहे हैं मनु, उसके मुताबिक मध्य प्रदेश की एकमात्र सीट भिंड ऐसी है जहां पर वोटों जो फर्स्ट और सेकंड भारत सिंह कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ग्वालियर से 30,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। हमारे सहयोगी दिव्यांश ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं और इंदौर से हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र वैद्य जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र, आपको आवाज आ रही है? जी पुष्पेंद्र, अभी तक इंदौर सफाई के मामले में रिकॉर्ड बनाता था, अब नोटा के मामले में रिकॉर्ड बनाया है। 1 लाख से ज्यादा वोट नोटा को पड़े हैं। इसके पीछे आप क्या विश्लेषण कर पाएंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इंदौर में कांग्रेस के कैंडिडेट ने नाम वापसी के दिन अपना नाम वापस ले लिया, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स थे वही मैदान में थे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बहुत एग्जिस्टेंस नहीं रखते हैं, ये बात हम शुरू से बताते आ रहे हैं। और बीजेपी कैंडिडेट जो थे शंकर ललवानी, वही एकमात्र मैदान में थे। एक तरफा चुनाव माना जा रहा था। जिस तरह से लोग अगर बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, कैंडिडेट को पसंद नहीं करते हैं, दूसरा जो कांग्रेस थी उसने ये अपील की थी लोगों से कि उनका प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में नोटा को बटन दबाकर और सपोर्ट किया जाए। तो जाहिर है कि कांग्रेसी जितने लोग होंगे उन्होंने भी नोटा दबाया होगा। इसके अलावा जो बीजेपी जिनकी पसंद नहीं है उन लोगों ने भी नोटा दबाया है। नोटा का शुरू से ये बात कही जा रही है कि इस बार जो चुनाव में रिजल्ट देखने को मिलेगा वो बीजेपी वर्सेस नोटा, यानी सेकंड नंबर पर जो होगा वो नोटा होगा। तो जाहिर तौर पर अभी जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, अभी जो राउंड्स हुए हैं उसमें ये देखा जा रहा है, जो आंकड़े हमको बता रहे हैं वो करीब 7 लाख के आसपास बीजेपी कैंडिडेट की लीड है। बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं 7 लाख वोटों से, लेकिन नोटा जो है वो करीब 1,18,000 से ज़्यादा वोट अब तक नोटा की काउंटिंग की जा चुकी है। जाहिर है कि ये आंकड़ा जो है वो देश में सर्वाधिक है। इससे पहले बिहार के गोपालगंज में 51,000 से अधिक नोटा के वोट पड़े थे 2019 में, लेकिन इस बार जो नोटा के वोट यहाँ पर अभी तक देखे गए हैं और ये आंकड़ा अभी तो ये काउंटिंग मानी जा रही है कि आधी भी नहीं हुई है। जाहिर है कि ये 2 लाख 2.5 लाख से भी ज़्यादा नोटा जो है वोट ले सकता है।
तो ये इंदौर में जिस तरह से सफाई में नंबर 1 इंदौर है, इस बार नोटा में भी नंबर 1 आया है। और यही वजह है कि शायद देश में जो है ये सर्वाधिक नोटा का वोट हुआ है और आने वाले वक्त में भी शायद ये सर्वाधिक होगा। ठीक है पुष्पेंद्र वैद्य, आप इस पर लगातार अपडेट्स देते रहिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपको करा देते हैं। मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर वानी आलूवालिया जी हमारे साथ हैं। संगीता शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही साथ दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश से, और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार छत्तीसगढ़ से कृष्णा दास जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले संगीता शर्मा जी, आपके पास आते हुए, भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 29 के तहत काम किया और अभी तक रुझानों में दिख भी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सफल होती नजर आ रही है। क्या वजह रही, कहां कमी रह गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से? संगीता शर्मा जी, आपको आ रही है आवाज? हाँ जी, अभी आ रही है। मैं सवाल दोहरा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 29 के तहत काम किया और अभी आंकड़ों में दिख रहा है कि 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। क्या वजह रही? कांग्रेस छिंदवाड़ा में भी खाता नहीं खोल पा रही है इस बार। देखिए, पूरे देश में मेहनत की गई है, पूरे देश में हमने अपना कार्य किया है जो हमें करना चाहिए था, परंतु कई सीटें ऐसी हैं जहां रुझानों में भी हम पीछे चल रहे हैं। कुछ सीटों पर अभी रुझानों में आगे भी आ जाएंगे, तो अभी पूरा देखना बाकी है, क्योंकि देश के अंदर आज जो इंडिया अलायंस ने 2 to 4 सीट पर अभी आगे चल रहे हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री जी की जो छवि थी वो अब जनता के बीच में नहीं बची, और जो 400 पार का इनका नारा था वो उसमें पूरी तरीके से ये फेल हो चुके हैं, वो ध्वस्त हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से 400 पार की बात की जा रही थी, जनता ने उसको नकार दिया है। आज देश की जनता देख रही है, युवाओं ने इन्हें इसलिए वोट नहीं दिया क्योंकि इन्होंने 20 करोड़ रोजगार दे दिए, अपनी गारंटी से मोदी जी मुकर गए थे। महिलाओं ने इन्हें इसीलिए वोट नहीं दिया है क्योंकि महिलाओं ने देखा है कि उनके साथ यौन शोषण होता है, मणिपुर जैसी घटना होती है, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते हैं। देश के किसानों ने इस वजह से इन्हें वोट नहीं दिया है क्योंकि किसानों ने 700 किसानों की शहादत हुई थी, उसके बावजूद भी मोदी जी अपने अहंकार में मस्त रहे। उन्होंने किसानों का न कर्ज माफ किया बल्कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया। आज देश का युवा इसलिए बेरोजगार है क्योंकि मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया। अग्निवीर जो तैयारी कर रहे थे देश की सुरक्षा के लिए, उन अग्निवीरों के साथ इन्होंने धोखा किया है, उन अग्निवीर योजना लाकर, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा है हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे, जबकि प्रधानमंत्री जी और उनके सांसदों ने यह कहा था कि अगर हम 400 पार आ गए, तीसरी बार सरकार बनी तो हम संविधान खत्म कर देंगे। तो दोनों की बातों में अंतर है। तो देश का संविधान खत्म कर देंगे, अग्निवीर योजना को बंद कर देंगे, ये वादे एक तरह से जनता के बीच में आप लेकर गए, लेकिन जनता ने भरोसा नहीं किया आपके वादों पर, जो आंकड़ों में दिख रहा है मध्य प्रदेश में। देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अगर इनकी हम बात छोड़ें तो देश में उत्तर प्रदेश भी है, क्योंकि ये देश का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो यहाँ पर हर राज्य को देखना पड़ता है। और जिस तरीके से 2019 में हमारे पास जो सीटें थी उससे बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और हमें तो संगीता जी, वैसे अब से पहले आप सिर्फ मध्य प्रदेश की बात किया करती थी, लेकिन क्योंकि इस बार INDA के जो आंकड़े हैं वो आपके हक में दिख रहे हैं, तो अब आप पूरे देश की बात कर रही हैं। ये अच्छी बात है। वैसे नहीं, मैंने मध्य प्रदेश का भी कहा कि अभी रुझानों में सीटें कम दिख रही है, हो सकता है कि 1-2 घंटे में कुछ सीटें बढ़ सकती है, ये मैंने कहा है। मैं मध्य प्रदेश को इग्नोर नहीं कर रही हूँ। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहती हूँ, यही मेरा जन्म हुआ है, मध्य प्रदेश भी मेरा दिल है, परंतु आज जो स्थिति निर्मित हुई है उसको लेकर मैं भी चिंतित हूँ, और मैं चाहती हूँ कि कुछ समय बाद, 1-2 घंटे बाद हमें सीटों की बढ़त मिलेगी। ठीक है, डॉक्टर वानी आलूवालिया जी, मैं आपके पास आऊंगी। चैनल के माध्यम से धन्यवाद डॉक्टर वाणी, जो संगीता शर्मा जी कह रही हैं और उन्हें अभी भी उम्मीद है कि कम से कम इन आंकड़ों में परिवर्तन होगा और उनके खाते में भी कुछ सीटें जाएंगी। डॉक्टर वाणी जी, MPCG के जी के दर्शकों को मेरी नमस्कार, और मेरे साथ में जो जुड़े हुए पत्रकार और संगीता जी, सबको प्रणाम करती हूँ। देखिए, पिछले कुछ दिनों में जब हम
डिबेट्स में आते थे तो संगीता जी बिल्कुल उलट बोलती थी, और जब मैं ये दावा करती थी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्वीप होगा भाजपा का, तो तब ये, और मैं कुछ देश के बिंदुओं पे भी चर्चा करती थी, तो ये बिल्कुल उल्टा बोलती थी। आज स्पष्ट हो गया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भाजपा का गढ़ है और भाजपा से लोग प्रभावित होकर दे रहे हैं वोट। पर ये जो उत्तर प्रदेश की बात कर रही है, तो ध्यान में हमको लाना चाहिए कि कांग्रेस वहां बैसाखी पर लड़ रही है, अकेले नहीं लड़ रही। और कांग्रेस ने कितना अपना खाता खोला है ये जरा उस पर ध्यान दें। ये जो समाजवादी पार्टी है जिसके बलबूते पे ये अपनी, लेकिन डॉक्टर वाणी ये आंकड़े आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश जहां पर, नहीं डॉक्टर वाणी एक मिनट मुझे काउंटर करने दीजिए, संगीता जी एक मिनट। डॉक्टर वाणी, जहां पर अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच में गए, और वही उत्तर प्रदेश में आपका गठबंधन पीछे चल रहा है। 42 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में दिख रही हैं, आप 38 पर लीड कर रहे हैं, आप बैसाखी पर हैं। डॉक्टर वाणी जी ने जी, और मैडम को बोलिए मैं जब बोल रही हूँ तो वो शांत रहेंगी। आप झूठ कैसे बोल रही हैं? अरे संगीता जी एक मिनट रुक जाइए ना, संगीता जी क्यों, एक मिनट रुक जाइए ना, हम सवाल कर रहे हैं वाणी जी से, हम उसके लिए भी सवाल कर रहे हैं वाणी जी से। वाणी जी, मनु ने एक सवाल पूछा है, मुझे लगता है आप सुन नहीं पाई। वाणी जी आप हमें सुनिए, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, मनु आपसे सवाल कर रही है, आप उसका जवाब दे दीजिए। और उन्होंने ये बोला है राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा था इस बार, और चुनाव से पहले आधे मंदिर का आपने इस बार तो प्राण प्रतिष्ठा कर दी मूर्ति बिठा के उसमें, और चुनाव ठीक उसके बाद आए, बावजूद इसके वो चीज भी इंपैक्ट नहीं डाल पाई क्या बीजेपी पर? नहीं, देखिए उसका प्रभाव नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ वोटर टर्नआउट का यूपी में असर पड़ा है, और जो राम मंदिर का इशू है कि जल्दी उसका उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो सोमनाथ मंदिर में भी ऐसे ही हुआ था, और वो पूरे रीति रिवाजों के साथ हुआ है, बिल्कुल सनातन विरोधी नहीं था। नहीं, मैं ये बोल भी नहीं रही हूँ सनातन बात हम कर रहे हैं अभी लगभग 12:10 है, मुझे लगता है 1:30 बजे तक स्पष्टीकरण होगा कि किस दिशा में कितनी सीटों की स्पष्ट रूप से बहुमत पूरे देश में भाजपा को मिल रही है। और जो आंकलन आ रहे हैं तो निश्चित रूप से जो हमारा अनुमान था उससे कम है, परंतु सरकार बनते हुए दिख रही है। चलिए ये अच्छा है कि पहले 400 पार कर रहे थे, अब कैसे भी सरकार बन जाए। चलिए मैं आऊंगी वाणी जी, आपके पास आऊंगी। हमको जो भी रुझान आता है, दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ, मैं आ रही हूँ वाणी जी, आपके पास भी आऊंगी मैं, सबको मौका दे देने दीजिए। दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश गुप्ता जी, क्या कारण आप समझ पा रहे हैं? मैंने वाणी जी से भी जब अभी बातचीत करी, वाणी जी का भी ये कहना है उत्तर प्रदेश में वोटर्स टर्नआउट भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा बढ़त नजर आ रही है, लेकिन वहीं यूपी में पिछड़ती जा रही है बीजेपी, जबकि यूपी से तो बहुत उम्मीद थी। यूपी और एमपी छत्तीसगढ़ दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। आप जो मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा है या उसका जो कामकाज है वो ज्यादा मजबूत है। आप उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखेंगे तो उसमें बहुत ऐसा इतिहास नहीं था उन्होंने कि लगातार अपनी बढ़त बनाते रहे, लगातार सरकार बनाते रहे। जब योगी आदित्यनाथ जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तभी तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी थी, फिर दूसरी बार वो उनके चेहरे पर पार्टी चुनाव जीतती है। लेकिन आप देखिए ना कि उत्तर प्रदेश के जो सियासी समीकरण है या उनका भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो कास्ट कॉम्बिनेशन बना या कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन बना, उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है उसको रोका है। और वहाँ जो आरक्षण का मुद्दा है, अनुसूचित जाति का मुद्दा है, जनजाति का मुद्दा है, क्योंकि वहाँ ये बहुत सारा है। वहाँ जो मायावती का वोट है, मायावती तो कहीं दिख नहीं रही ना उत्तर प्रदेश में। हमेशा जो नुकसान होता था पहले वो मायावती के कारण होता था, तो लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश में मायावती कहीं फाइट में नहीं दिख रही, तो इसका मतलब जो कांग्रेस का वोट है उत्तर प्रदेश में या समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो उसके पास लौट कर आया है। और भारतीय जनता पार्टी की जीत तभी होती थी जब वोट डिवाइड होता था। इसका मतलब ये कि उत्तर प्रदेश में वोटों का डिवीजन नहीं हुआ
और मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का पहले भी गढ़ है, आप देखो पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ 27-28 सीटें जीतती रही है, पिछले चुनाव में भी 28 जीती थी। इस बार तो उसका एक जो छिंदवाड़ा का मिशन 29 था वो सफल हो रहा है, और बाकी जो उसके जो पुराना कामकाज है वही उसका सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, कृष्णा दास जी हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ से, वरिष्ठ पत्रकार। कृष्णा दास जी, 2019 के मुकाबले अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसमें कांग्रेस को एक सीट का नुकसान दिख रहा है। बीजेपी 10 पर आगे चल रही है और कांग्रेस के खाते में एक सीट है, वो है कोरबा, जहां से लगातार लीड बनी हुई है। कैसे विश्लेषण करेंगे आप? देखिए, छत्तीसगढ़ में इन 4 महीनों में जब भूपेश जी की सरकार गई उसके बाद में ऐसा कोई विषय नहीं था जिसको लेके कांग्रेस अपना जो पॉलिटिकल ग्राउंड है उसको गेन कर सकती थी, क्योंकि आपको नेगेटिव वोट्स मिले, आपकी सरकार चले गई दिसंबर के इलेक्शन में। तो उसके बाद में जो विष्णुदेव साय जी की गवर्नमेंट आई, कांग्रेस एक प्रकार से डिमोरलाइज थी, उनका कैडर डिमोरलाइज था, और उनको वो डिमोरलाइज कैडर को वो कुछ एनर्जी देना या उनको स्टिमुलेट करने में जो है कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा सफल नहीं रही। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो परिणाम दिख रहे हैं वो विधानसभा का एक हैंगओवर हम कह सकते हैं कि वो उससे रिकवर ही नहीं हो पाई कांग्रेस, और ये कहीं ना कहीं से आपको उसका रिजल्ट लोकसभा चुनाव में दिख रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल एक बड़ी बात हो सकती है कि अगर अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे कोई भी नेता या कार्यकर्ता तो निश्चित रूप से फील्ड में उतनी बेहतर ढंग से दमदारी के साथ अपना पक्ष नहीं रख पाएंगे। ये तस्वीरें हम जश्न की दिखा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। जीत को लेकर गुलाल के साथ साथ ढोल नगाड़े की थाप पर, धुन पर नाचते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और संगीता शर्मा जी की ओर रुख कर लेती हूँ मैं। संगीता शर्मा जी, मध्य प्रदेश में ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पार्टी को इतनी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा हो। हालांकि अभी तो फाइनल नतीजे आए नहीं हैं, लेकिन फिर भी पहले भारतीय जनता पार्टी, अगर स्टेट की मैं बात करूं, विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करती है। उसके बाद भले बीच में कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद क्या राजनीतिक घटनाक्रम हुए, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से विधानसभा में बड़ी जीत हासिल की। एक सीट पर कांग्रेस पार्टी कैसे तैसे भी लोकसभा में अपने आप को मैनेज कर पाती थी, अब वो एक सीट भी आपके हाथ से चली गई है। लग नहीं रहा है कहीं कमी है जो कि दर्शकों तक पहुंच नहीं पा रही है, या आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, कमी तो हम कुछ भी नहीं मानते हैं। इसलिए नहीं मानते कि हमने जो मेहनत अन्य राज्यों में की वही मेहनत हमने मध्य प्रदेश में भी की है, छत्तीसगढ़ में भी की है, राजस्थान में भी की है, यूपी में भी की है। परंतु जिस प्रदेश का जो वोटर होता है वो अगर समझता है कि किस सरकार ने क्या कार्य किए, 10 साल का एनालिसिस जो था नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने तो ये चुनाव लड़ा ही नहीं है, ना संघ ने इस चुनाव को लड़ा है। अगर ये चुनाव लड़ा है तो मोदी जी के चेहरे पर लड़ा है। अगर इन्होंने चुनाव में नारा दिया है 400 पार का तो मोदी जी ने दिया है। तो यहाँ पर भाजपा का संगठन तो नदारद रहा, और तो फिर आपकी तरफ से कोई चेहरा क्यों नहीं सामने रखा गया? तो जब आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट पड़ा है तो आपके पास क्या था काउंटर करने के लिए? मैं यही बता रही हूं कि जब नरेंद्र मोदी जी का चेहरा मध्य प्रदेश में पास हो गया तो यूपी में क्यों फेल हो गया और अदर जगहों पर क्यों फेल हो गया? नरेंद्र मोदी जी खुद अपनी सीट पर 6000 से पीछे चल रहे थे, अभी कुछ देर पहले मैंने देखा था। तो मुझे लगता है कि ये जो देश की जनता जैसा डिसाइड करती है, जो समझती है, उस आधार पर वोट देती है, और जो जनता का मत होता है हम उसे ही मानते हैं, हम एग्जिट पोल को नहीं मानते हैं। तो मध्य प्रदेश में हमारे पास एक सीट थी, वो एक सीट भी अभी हमारी पीछे चल रही है, इस बात का हमें दुख है। परंतु मैं आपको फिर कहती हूँ 2 से 3 बजे तक कुछ चांसेस बनेंगे जिसमें मध्य प्रदेश से भी हम कुछ सीटें जीत सकते हैं, ऐसा मेरा भी अनुमान है और मेरी पार्टी का भी अनुमान। ठीक है संगीता शर्मा, जहां तक ठीक है, मैं एक बार बड़ा अपडेट दे देती हूँ। मथुरा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हेमा मालिनी आगे चल रही हैं, लेकिन एक बड़ा अपडेट ये है कि अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। अभी तक का जो अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी पीछे हो गई है। अमेठी हॉट सीट है जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन इस बार रायबरेली में वो लीड कर रहे हैं, वायनाड से भी लीड कर रहे हैं। स्मृति ईरानी अपनी सीट पर पीछे चल रही हैं। चलिए, और हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान भी बने हुए हैं, और वाणी जी की ओर रुख करूंगी। वाणी जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई, 29 का विश्वास था और 29 की 29 पे अभी बढ़त बनाए हुए है। लाइटली बिल्कुल नहीं लिया है। प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी नेताओं ने मध्य प्रदेश में दौरे किए, पूरी जान लगा दी।
ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी मध्य प्रदेश की एक सीट छिंदवाड़ा की? देखिए, मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी अथक प्रयासों से, मेहनत से, उनकी रणनीति के अनुसार सारे कार्यकर्ताओं ने जमीनी तौर पर काम किया है, बूथ स्तर पर काम किया है और कार्यकर्ताओं ने के अथक प्रयासों से बूथ स्तर पर हमें सफलता मिली है। और जो केंद्र का सहयोग था, केंद्र ने पूरे देश में किया है। तो जहां तक मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करूं, मध्य भारत क्षेत्र की, तो मध्य भारत क्षेत्र से एक बहुत अच्छा परिणाम मिला है। और थर्ड, देश में लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा के लिए लोग आज भी समर्पित है। ये देश संविधान से चलेगा, ये मैसेज है। जो तानाशाही की ओर लोग देश को ले जाना चाहते थे उनको करारा तमाचा है ये अभी तक के रुझान। मैं मानता हूँ रिजल्ट धीरे धीरे आगे आने दो, परिवर्तन हो रहा है। मध्य प्रदेश में सर कमल नकुलनाथ तो पीछे चल रहे हैं सर। मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में 5-6 सीटें ऐसी है जो 5,000 के 7,000 के आरजीओ पे चल रही है। हमारा पहले से भी अनुमान था इसी तरह का। मध्य प्रदेश में जिस तरीके का अनुमान था वो सीटें लगभग 10 सीटें 10,000, 15,000, 8,000 के आसपास आगे पीछे चल रही है। अंत आने दो। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पीसीसी चीफ मध्य प्रदेश के आश्वस्त हैं अभी भी कि शाम होते होते कुछ परिवर्तन होगा। 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जहां लीड बहुत कम है, ये जीतू पटवारी ने जानकारी दी है। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देवलाल ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, छत्तीसगढ़ से अपना पक्ष रखने के लिए। देवलाल ठाकुर जी, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों से तो जश्न की तस्वीरें आने लगी है। दुर्ग में तो विजय रथ निकाला जा रहा है एक शख्स की तरफ से। निश्चित ही छत्तीसगढ़ में हम 11 की 11 सीट जीतेंगे। भले एक सीट में हम अभी पीछे चल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमने विधानसभा में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, तो ये कार्यकर्ताओं को विश्वास है जो विजय रथ निकाल रहे हैं। और सारे जगह पर 11 लोकसभा में हमने काम किया और पिछले विधानसभा चुनाव में जितने भी विष्णुदेव सरकार ने वादे किए थे, गारंटी दिए थे, मोदी जी की गारंटी, सारे गारंटियों को पूरा किया, जिसका विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया। इसका परिणाम ही आज ये टीवी के स्क्रीन पर दिख रहा है कि हम बढ़त बनाए हुए हैं। और निश्चित ही आने वाले शाम तक के आप देखेंगे कि 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में रहेगी। ठीक है, कृष्णा दास जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ की राजनीति का बेहतर ज्ञान रखते हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। कृष्णा दास जी, ये जिस सीट से अभी कांग्रेस आगे चल रही है वो सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट पहले थी, हालांकि उसके बाद 19 के जब परिणाम आए तो वो कांग्रेस पार्टी ने अपने कब्जे में ले ली। और क्या मान रहे हैं, ऐसा क्या किया ज्योत्सना चरणदास महंत ने उस सीट पर कि लीड अभी भी बरकरार है उनकी? देखिए, ये ट्रेडिशनल कांग्रेस की सीट रहा करती थी कोरबा जो है, और उसमें कब कोई अपवाद रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी की वहाँ से विजयी हुई है। इस बार जो है वो बाहरी प्रत्याशी करके सरोज पांडे जी को लेके एक नैरेटिव बने थे वहाँ, और मुझे लगता है वो नैरेटिव वहाँ क्लिक कर गया, क्योंकि देखिए ज्योत्सना जी के बारे में भी बहुत पॉजिटिव वहाँ से इनपुट्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि लोगों का एक अवधारणा ये था कि वो अपने क्षेत्र में कम आती हैं, लोगों से वो बहुत ज़्यादा मिलती जुलती नहीं रहती हैं, तो एक वो फीलिंग थी वहाँ पर। तो वो कहीं ना कहीं से सरोज पांडे का वहाँ जाना और वो बाहरी प्रत्याशी का एक नैरेटिव क्रिएट होने के बाद में वो नेक टू नेक फाइट हो गई थी वहाँ। लेकिन हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो एक काउंटर करने में असफल रही होगी, जो बाहरी प्रत्याशी वाला चीज़ है, इसलिए वो ज्योत्सना जी का वहाँ से लीड की अभी स्थिति दिख रही है। आगे देखते हैं आगे परिणाम क्या आते हैं। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर वाणी, कौन सी 5 बड़ी वजह आप देख रही हैं कि जो संकल्प आपकी तरफ से लिया गया था? मैं आऊंगी आपके पास। बंगाल के बिष्णुपुर में हिंसा हुई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर, काउंटिंग चल रही है, और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में तनाव का माहौल देखा जा रहा है।
बिष्णुपुर में हिंसा की खबर आ रही है। बंगाल में जब वोटिंग हुई तब भी हिंसा हुई और जब वोटिंग के बाद जब चुनाव संपन्न हो गया उसके बाद भी हिंसा हुई और आज काउंटिंग के दिन भी बंगाल के बिष्णुपुर से हिंसा की खबर आ रही है। ये कुछ तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। आप देख सकते हैं काउंटिंग सेंटर के आसपास कुछ इस तरह का तनाव का माहौल देखा जा रहा है। टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर आकाश द्विवेदी मौजूद हैं। आकाश, क्या खास है आपके पास, बताइए और दिखाइए। आकाश, एक बार देख लीजिए आपका माइक म्यूट तो नहीं है, क्योंकि आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हमें सुन पा रही हैं? जी जी आकाश, बात पूरी कीजिए। देखिए, प्रदेश बीजेपी कार्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं और 29 लोकसभा सीट, मध्य प्रदेश की जितनी सीटें हैं सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है और जो मॉनिटरिंग है वो प्रदेश बीजेपी कार्यालय से की जा रही है। आपको संगठन महामंत्री हितानंद दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद हेमंत खंडेलवाल, फिर कविता पाटीदार राज्यसभा सांसद हैं, इसके साथ ही मंत्री हैं उदय सिंह, राव उदय सिंह, सुमेर सिंह सांसद हैं और नरेंद्र शिवाजी पटेल राज्य मंत्री हैं। तमाम जो पदाधिकारी हैं वो प्रदेश बीजेपी कार्यालय से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जरिए भी सीटों पर जो रुझान है उसे देखने की कोशिश की जा रही है। मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले संगठन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं मैं चाहूंगा कि उनसे भी बातचीत करूं और समझूं। सर, इस बार 29 लोकसभा सीट, सभी सीटों पर अब तक बढ़त, क्या कहेंगे इस रुझान को लेकर? क्योंकि छिंदवाड़ा सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बनी हुई थी, अब वो चुनौती थोड़ी आसान होती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में 29 के 29 सीटों पे हमारे प्रदेश नेतृत्व के लगातार किए प्रयास और केंद्रीय नेतृत्व ने जो मार्गदर्शन दिया उसके कारण हम 29 की 29 सीटों पे जीतने जा रहे हैं और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हर कार्यकर्ता को बधाई देना चाहूँगा जिनकी मेहनत से हमें परिणाम मिला। निर्णायक बढ़त मान रहे विवेक साहू बंटी को, जो बढ़त अब तक मिल रही है? निश्चित तौर पर बंटी साहू जीत रहे हैं। मैं हितानंद शर्मा जी से भी एक रिएक्शन लेना चाहूँगा। बहुत अहम भूमिका संगठन की रही है और हालांकि वो बातचीत करने जरूर मना कर रहे हैं। कविता पाटीदार, लंबे वक्त तक छिंदवाड़ा में समय दिया, कैलाश विजयवर्गीय के साथ आप वहां बनी थी और मुझे याद है कि विधानसभा चुनाव से आप वहां डट गई थी, अब वो कामयाबी अब मिल रही है? बिल्कुल, ये जीत समस्त कार्यकर्ताओं की है, संगठन की है। जिस तरह से वहाँ सभी कार्यकर्ताओं ने कार्य किए, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो विकास किए, जो जन कल्याणकारी योजना बनाई, राष्ट्रहित में जो निर्णय लिए, ये वो जीत उनकी है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो मेहनत करी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने के नेतृत्व में संगठन ने जिस तरह से वहाँ कार्य किया है, मुझे बहुत खुशी है कि छिंदवाड़ा जिस पर सबकी नज़र थी वो हम बहुत अच्छे से जीत रहे हैं। 29 की 29 मध्य प्रदेश की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है छिंदवाड़ा, कहते हैं कि नाथ परिवार ने 40 साल तक वहां काम किया है और इस बार भी कमलनाथ इमोशनल अटैचमेंट की बात करते रहे, उससे आप लोग तोड़ने में कैसे कामयाब? जनता के सामने सारी सच्चाई थी और जनता ने सच्चाई को स्वीकार किया और सच्चाई का साथ दिया। जो विकास थे, जो निर्णय थे वो जनता के सामने थे। उनका जो इमोशनली उन्होंने जो गेम खेला था वो काम नहीं आया और जनता को समझ में आ गई कि इतने सालों में जो उन्होंने कुछ नहीं किया, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से देश में विकास कर रही है वो निश्चित छिंदवाड़ा के विकास को भी आगे बढ़ाएंगे और इसी विश्वास के साथ उन्होंने भाजपा का साथ दिया और भाजपा की जीत वहाँ पर सुनिश्चित हो रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री मौजूद हैं राव उदय प्रताप सिंह जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, रुझानों से क्या जनता का मूड आपको समझ में आया? देश भर में नतीजे कुछ और हैं, मध्य प्रदेश में कुछ और हैं। एक तरफ पूरे देश में नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त और मजबूत सरकार बनने वाली है। मध्य प्रदेश में विशेष रूप से हमारी 29 की 29 सीटों पर विजयी रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, पूरा संगठन माननीय अध्यक्ष जी बी डी शर्मा जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी भाई साहब, सबके परिश्रम का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी। सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 1 लाख वोट से आगे हैं, 2 लाख वोट से आगे हैं, बढ़त बहुत ज्यादा दिखाई दे रही। राजगढ़ भी एक सीट है, दिग्विजय सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, अपना आखिरी चुनाव बताया, लेकिन दिग्विजय सिंह पीछे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये नहीं देखता है कि उसके सामने कौन चुनाव लड़ रहा है, उसको तो केवल अपना कमल का निशान, अपनी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां,
पार्टी का सिद्धांत और राष्ट्रवाद को सामने रखकर काम करने वाला हमारा कार्यकर्ता है। उसके परिश्रम का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है कि बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। कैबिनेट मंत्री, माफ कीजिएगा, राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेता हूं। सर, इस बार जो नतीजे आ रहे हैं वो नतीजे चौंकाने वाले अभी तक आ रहे हैं। क्या अभी कुछ परिवर्तन के आसार हैं? आपको दिख रहा है बूथ से जो रिपोर्ट मिल रही, क्या रिपोर्ट मिल रही है? देखिए, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, जो स्वतंत्र भारत में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने बलबूते 2 कार्यकाल पूरा करते हुए तीसरी बार जनता का आदेश प्राप्त किया है। तो मैं समझता हूं कि ये अपने आप में एक अद्भुत रिकॉर्ड बना है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने क्या, बल्कि मैं समझता हूँ किसी भी पार्टी ने पहली बार 29 की 29 सीटें जीती हैं, जो अपने आप में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में। जब कम वोटिंग परसेंटेज हुई तो उस वक्त कहा गया कि जब वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो माना जाता है कि सत्ता खिलाफ वोटिंग हो रही है, लेकिन यहाँ तो कुछ उलट ही दिखाई दे रहा। वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, सवाल उठे, बीजेपी के 370 वोट बढ़ाने का जो लक्ष्य था वो अचीव नहीं हो रहा है। लग रहा है कि अचीव हुआ है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का तो अचीव हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो भी मध्य प्रदेश के अंदर लक्ष्य लेके चली थी वो पूरा हुआ है। लेकिन यदि कांग्रेस के वोटर वोट डालने नहीं गए तो हम उनको जबरदस्ती तो वोट डलवाने नहीं ले जा सकते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का समर्थक, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निश्चित रूप से निकला, जिसका परिणाम हमको समझ में आ रहा है। और में नोटा ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया सर, बहुत वोट पड़ गए नोटा। भारतीय जनता पार्टी की जीत का रिकॉर्ड वहां पे बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी, अभी मेरे को जो जानकारी है उसमें 7 लाख से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। तो बीजेपी रिकॉर्ड बना रही है, दावा है। राज्य मंत्री हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, और ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय की आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो लगातार चुनाव परिणाम को मॉनिटर कर रहे हैं। आकाश, ये भी पूछ लीजिएगा कि जश्न की तैयारी क्या है या अभी और इंतजार किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये सवाल कविता पाटीदार जी से पूछता हूं और बातचीत करने की भी कोशिश करता हूं। मैम, जश्न की तैयारी के लिए अभी आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि जश्न बस मनाने ही वाले? देखिए, 5 बजे के बाद, क्योंकि जब तक अभी काफ़ी रुझान और आने बाकी है तो पूर्ण तरह से काफ़ी स्पष्ट स्थिति हो जाएगी। तो ये जश्न की तो बात है ही। आ रहा था तो रेड कारपेट बिछाई गई है, लाल दरी बिछी हुई है, वो दिख रहा था कि सुबह से तैयार थे आप लोग। बिल्कुल, 29 की 29 सीटों पर भाजपा विजयी होगी, ये सुबह से ही हमें पूर्ण विश्वास था। जो मेहनत कार्यकर्ताओं ने की उसका परिणाम है। तो आज अच्छा आकाश, एक और सवाल, क्योंकि ये खबर मैंने सुनी है कि जितनी सीटें आएंगी उतने ही किलो लड्डू बंटवाए जाएंगे। मैम, ऐसा कुछ भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है क्या कि जितनी सीटें आएंगी उतने किलो लड्डू आप लोग बंटवाने वाले हैं? 29 आ रही तो 29 सीटें, ऐसे कुछ तय किया गया है क्या पार्टी की तरफ से? देखिए, हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि जो लक्ष्य हमने तय किया था, जो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार बोलते जा रहा था कि हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे। तो आज वो परिणाम हम सबके सामने आ रहा है। तो परिणाम सुखद है, तो निश्चित उसका जो हम लोग मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे, वो भी स्पेशली होगी। तो बीजेपी देखिए हर चुनाव को एक अलग तरीके से लड़ती है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, और यही नतीजा है कि वो स्ट्रेटेजी की रणनीति में तो बहुत कारगर साबित हुई है भारतीय जनता पार्टी। आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, आप नजर बनाए रखिएगा। वहीं बढ़ते आगे, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। विजय जी, 100 से अधिक सीटों पे अभी एनडीए की बढ़त दिख रही है, भाजपा आगे दिख रही है, बैलेट पेपर तो आपकी तरफ है। 100 नहीं भाई, 171 सीटों पर अभी बढ़त है और ये लगभग 400 पहुंचने वाला है, उसमें भी कोई संशय नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्राणपण से काम किया है, ईश्वर की दया होगी, भाजपा की सरकार बनेगी और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश को मजबूत बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी कई कांग्रेस के बड़े नेता पिछड़े हुए दिखाई दे रहे हैं रुझानों में। रणनीतिक चूक रही उनकी। मैं सोचता हूं कि जिनकी सरकार को जनता ने नकारा था वही फिर से मैदान में दिखे, इसलिए एक आखिरी सवाल ये है कि क्या अनुमान आपका क्या है, कैसे नतीजे? छत्तीसगढ़ में 11 पर 11, देश में 400 पार। विजय शर्मा कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 और देश में 400 पार, ये नतीजे आने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो जी मीडिया के साथ सबसे पहले उन्होंने बातचीत की एक्सक्लूसिव, और उन्होंने इस तरह का दावा किया। वहीं सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस हार का ठिकरा प्रशासन
और ईवीएम पर फोड़ेगी। जनता ने पाकिस्तान प्रेमी अय्यर और अब्दुल्ला को सबक सिखा दिया है। बीजेपी के संकल्प पर मुहर लगा दी है। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी मेरे साथ मौजूद हैं। पूरे देश भर से जो रुझान आ रहे हैं, एग्जिट पोल ने जो दिखाया वही लगभग तस्वीर सामने आ रही। कांग्रेस पार्टी कल कह रही थी ये तो एग्जिट पोल है, नतीजे आएंगे तो पोल खुल जाएगी। क्या कहेंगे, मुस्कुरा रहे हैं आप? भाजपा ने काम किया है, भाजपा के पक्ष में जनता है, भाजपा के पक्ष में विश्वास है। कांग्रेस को लोगों ने सिरे से खारिज किया है। रुझान भाजपा के और एनडीए के बहुत अच्छे आ रहे हैं और पूर्ण विश्वास है कि जनता कार्य को, विश्वास को और जनता स्थायी सरकार को पसंद करती है। हैट्रिक लग रही है? बिल्कुल लग रही है, निश्चित रूप से 100%। मध्य प्रदेश में लगभग सभी सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है शुरुआती रुझान में। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट हम जीतेंगे। कल दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि यदि बीजेपी या एनडीए आती है, जो उन्होंने कहा है, तो ये जनता के वोट नहीं ईवीएम की कारगुजारी होगी। हाँ, जब कहीं वो जीत जाते हैं, कांग्रेस जीत जाती है, कांग्रेस के लोग जीत जाते हैं, तो वो भले ही बूथ कैप्चरिंग करके जीतते हैं, पर वहाँ पर मशीनें सही रहती हैं और जहाँ भाजपा जीतती है वहाँ पर ईवीएम मशीन खराब हो जाती है। ये इनकी बुद्धि खराब है। अब की बार चुनाव में क्या नजर आया? हमने देखा तो भगवा रोड शो नजर आए, सब कुछ भगवा भगवा नजर आया। भगवा कोई बुरे रूप में नहीं लेना चाहिए। भगवा हमारा त्याग का प्रतीक है, भगवा हमारी शान है, क्योंकि सदैव भारत दाता रहा है और इसका प्रतीक भगवा है। और हम निश्चित रूप से विश्व में विश्वगुरु बन करके, जो विश्वगुरु थे, हैं और रहेंगे, हम उसका स्वरूप और बृहद ला रहे हैं, भव्य लेकर के आ रहे हैं और वही रहेगा। इसलिए भगवा को अगर आप किसी व्यक्ति से जोड़ते हैं, भगवा को अगर आप किसी विचार से जोड़ते हैं, भगवा को अगर आप दुश्मनी के रूप में देखते हैं, तो वो मानसिकता का, एक बेकार की मानसिकता का प्रतीक है। मुझे लगता है कि भगवा त्याग का प्रतीक है, भगवा हमारे आध्यात्म का प्रतीक है। भारत सदैव दाता रहा है और यह उसका प्रतीक है। थैंक यू सो मच जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री राम। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हमसे बातचीत कर रही थी और कहा है कि भगवा शांति और सम्मान का प्रतीक रहा है। जो पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं, जनता उन्हें सबक सिखा रही है। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। और वहीं एआई एग्जिट पोल पर सवाल उठाने वालों को जवाब मिल गया है, क्योंकि रुझानों में सबसे करीब एआई एग्जिट पोल निकला है। एआई एग्जिट पोल में 305 सीटें हमने दी थी। जी मीडिया का ये एआई एग्जिट पोल था, सभी चैनलों से अलग था हमारा एआई एग्जिट पोल और सबसे नई तकनीक, सबसे सटीक नंबर दिए हैं इस नई तकनीक ने। और लगभग उसी के आसपास अभी तक जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं वो दिखाए जा रहे हैं। और हमारा जो सैंपल साइज था वो 1000 या 2000 का नहीं था, 10 करोड़ का सैंपल साइज, जिसके अनुसार ये एआई एग्जिट पोल निकला था। और हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ हैं। संगीता शर्मा जी कांग्रेस से हैं, वाणी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं, देवलाल ठाकुर जी हैं, छत्तीसगढ़ बीजेपी से पक्ष रखेंगे, और कृष्णा दास जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और सबसे पहले संगीता जी आप ही की ओर रुख कर लेती हूँ। कांग्रेस पार्टी का ये जो विश्वास है, ये मध्य प्रदेश की जनता नहीं कर रही है कांग्रेस पार्टी पर विश्वास। या तो दो कारण हो सकते हैं, या कांग्रेस पार्टी को इस बार ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि कई सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस जीत दर्ज कर ही लेगी। वो कहाँ कमी रह गई, ये मुझे लगता है कि आप ही लोग मंथन करेंगे। लेकिन मुझे लगता है मंडला ऐसी सीट थी, ऐसी सीट सतना थी, ऐसी सीट झाबुआ थी, जहां पर कांग्रेस पार्टी पूरे विश्वास में थी कि यहां तो जीतेंगे ही। मेहनत ज्यादा की नहीं, आपके बड़े नेता मध्य प्रदेश के दौरे पर आए नहीं। जिन सीटों पर हम जीतने की बात कर रहे थे, अभी उन सीटों पर अंतर कम है और ये शाम तक कुछ अंतर में बदलाव आएगा, कुछ सीटें हम निकाल सकते हैं, ऐसी अभी भी हमें उम्मीद है। हाँ, पर ये बात ज़रूर है कि देश की जनता ने जो प्रधानमंत्री जी को जवाब दिया है वो सबसे बड़ा जवाब है, क्योंकि जनता ने, देश की जनता ने देख लिया है कि प्रधानमंत्री जी ने इन चुनावों में कितना झूठ बोला, चुनाव को ध्रुवीकरण की तरफ ले गए, कभी मंगलसूत्र पर लेकर चले गए, तो कभी भैंस बेचने की बात करने लगे, तो कभी मुजरे की बात करने लगे। तो ये प्रधानमंत्री जी ने जो, जी
ये एमपी की जनता क्यों नहीं देख पाई, संगीता शर्मा जी? हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता भी समझेगी और मध्य प्रदेश की जनता को भी पता चलेगा, क्योंकि कल ही हमारे दूध के रेट बढ़े हैं तो महंगाई भी बढ़ रही है, क्योंकि ये कहा गया था कि महंगाई की मार हो गई, तो गैस सिलेंडर का भी रेट बढ़ा, अनाज का भी रेट बढ़ा, और आपने देखा होगा कि पेट्रोल डीजल सबके रेट बढ़े हैं। तो ये जनता ने समझ लिया है कि अगर मोदी जी की सरकार आती है तो महंगाई बढ़ेगी, मोदी जी की सरकार आती है। ठीक है संगीता शर्मा जी, इस पर मैं काउंटर चाहूंगी डॉक्टर वाणी जी आपसे, फिर मैं दिनेश गुप्ता जी के पास चाहूंगी। डॉक्टर वाणी जी, एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर जो कांग्रेस की तरफ से लगातार उठाया जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को लेकर ही एंटी इनकम्बेंसी है, मध्य प्रदेश में नहीं दिखती, लेकिन देश में आंकड़ों में अभी तक जो दिख रहे हैं कि 290 पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है, जो 2019 के मुकाबले कम है। नहीं, ये अगर एंटी इनकम्बेंसी होती तो फिर मध्य भारत क्षेत्र क्यों इससे क्यों उस एंटी इनकम्बेंसी का हिस्सा नहीं है? मुझे ऐसे लगता है कि आप यूपी देखिए, बंगाल देखिए, उड़ीसा देखिए, जहां वोटर्स थोड़े कम निकले, यूपी में वोटर टर्नआउट कम था, उसका खामियाजा भाजपा भुगत रही है। शायद इसलिए कुछ उनको सीटों पे हमें नुकसान है वहां पे। आप उड़ीसा में देख लीजिए, उड़ीसा में वोटर टर्नआउट बहुत बढ़िया था। नहीं तो जब आप मध्य प्रदेश में आप अपने वोटर को निकालने में सफल रहे तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? वो जो भी आंकलन है वहां का, जो भी रुझान हुआ है, शाम तक जब फाइनल नतीजे आएंगे तो मुझे लगता है कि जो यूपी भाजपा का जो संगठन है और केंद्रीय संगठन है वो इसका आंकलन करेंगे और इसके बारे में विश्लेषण करके नतीजों पर मुझे लगता है अगर विश्लेषण करेंगे आप तो आपको दक्षिण भारत का और नॉर्थ ईस्ट का विश्लेषण करने की भी बहुत जरूरत है। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, ये तमाम क्षेत्र ऐसे जहां से जो मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट का भी विश्लेषण करने की जरूरत है वाणी जी आपको, और दक्षिण भारत का तो करना ही चाहिए। चलिए ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। मैं छत्तीसगढ़ से हमारे साथ घनश्याम तिवारी जी ने भी हमें ज्वाइन किया है, कांग्रेस से पक्ष रखेंगे। स्वागत करती हूँ घनश्याम जी आपका भी। और छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक सीट ही है जहां पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, क्या हुआ आपके 5 से 6 सीट जीतने के दावे का? देखिए, जहां तक इस देश के आम चुनाव के विषय पर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में निश्चित ही हम अभी तक कह सकते हैं कि परिणाम रुझानों के आधार पर दिखाई पड़ रहे हैं, ये अंतिम परिणाम नहीं है। लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार से कोरबा सीट से ज्योत्सना चरणदास महंत, जो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी की धर्मपत्नी है, वो निश्चित तौर पर 11,000 से अधिक मतों से आगे चल रही है और वो शुरू से आगे चल रही है। भूपेश बघेल जी राजनांदगांव सीट से जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कम मार्जिन वोट से ही पीछे चल रहे हैं। यही स्थिति कमोबेश महासमुंद और कांकेर की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंतिम परिणाम आते तक छत्तीसगढ़ में हम 4 से 6 सीट जीतने जा रहे हैं। लेकिन जहां तक देश के इस आम चुनाव के विषय पर हम बात कर रहे हैं, जो घनश्याम जी, कौन सी सीटें 2000 कोरबा के अलावा और कौन सी सीटें? देखिए, निश्चित तौर पर हम महासमुंद, कांकेर, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा, इन सब सीटों पर परिणाम आपको अपेक्षाकृत दूसरे दिखाई पड़ेंगे जो वर्तमान में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन देश के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर दूं, 2 बड़े राज्य देश के, चाहे उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र, भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर, जिन बातों को लेकर देश में चुनाव लड़ती रही, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान खालिस्तान, मंगलसूत्र, पानी बिजली, बाबरी ताला, आज उन राज्यों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है, और वहीं कांग्रेस जहां पर 5 न्याय और 25 गारंटी के साथ चुनाव में मैदान में थी, उसके परिणाम भी हम आपके सामने हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अंतिम परिणाम आने तक जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, विश्लेषण तो हम दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी और कृष्णा दास जी से करवाएंगे कि आखिर किसका मुद्दा चला है। लेकिन उससे पहले मैं आपके पास आते हुए देवालाल ठाकुर जी, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये भरोसा जता रहे हैं कि शाम होते होते परिवर्तन होगा और कम से कम 4 सीटें उनके खाते में आएंगी। देवालाल जी, देखिए, शाम होते होते परिवर्तन होगा और एक ही परिवर्तन होगा कि जो हम एक सीट में पीछे चल रहे हैं वो 11 की 11 हमारे पास आ जाएंगे। और एक कांग्रेस के लोगों को कभी भी इस देश में विश्वास नहीं रहा है।
जब जब ये नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, लाख नरेंद्र मोदी जी से इनको शिकायत हो, लेकिन करोड़ों भारतीयों को नरेंद्र मोदी जी से उम्मीदें भी हैं कि यही वो प्रधानमंत्री है जो हमारे भारत देश को विकसित भारत की ओर ले जाएंगे। और इसका परिणाम हमारे छत्तीसगढ़ में दिख रहा है कि 10 की 10 सीटें आज भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाते दिख रही है। महज 1 सीटें बहुत कम अंतराल से हम पीछे हैं। निश्चित ही आने वाले समय में शाम तक आप देखेंगे उसमें भी हम आगे हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, निश्चित रूप से। और वो 1 सीट पर आगे क्या रुझान निकलकर सामने आते हैं देखेंगे। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर बता देते हैं, जहां एआई एग्जिट पोल पर सवाल उठाने वालों को एक जवाब मिल गया, क्योंकि रुझानों के सबसे करीब एआई एग्जिट पोल ही निकला है। एआई एग्जिट पोल में 305 सीटें दी थी, सभी चैनल से अलग था हमारा एआई एग्जिट पोल, और सबसे नई तकनीक सबसे सटीक रही और हमारे एआई एग्जिट पोल में 305 सीटों का आकलन लगाया गया था। और अभी तक जो रुझान निकलकर सामने आए हैं, अभी 290 सीट, यानी कि आप मानिए कि उसी के आसपास जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं। सब चैनल से अलग हमने एआई एग्जिट पोल दिखाया था और जीनिया के माध्यम से ये एआई एग्जिट पोल दिखाया गया था, जिसमें 305 सीटों का आकलन किया गया है। हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिनेश जी, आपकी ओर रुख करूंगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तो ठीक है, अगर मैं पूरे देश की सियासत की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी ने जितनी उम्मीद की थी उतनी सीटें अभी तक तो आगे वहां पर बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है भारतीय जनता पार्टी। और ये उम्मीद से कम सीटों पर अगर बढ़त बनाई है बीजेपी, तो इसका कारण क्या है? देखिए, एमपी छत्तीसगढ़ में तो बहुत फोकस किया, लेकिन क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस था जो उत्तर प्रदेश में कुछ मुद्दे उठा दिए थे? लगा था कि उन मुद्दों के आधार पर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल जाए, लेकिन मिल नहीं पाया। साउथ में तो चलिए छोड़ ही दीजिए, उम्मीद भी कम ही की थी बीजेपी ने भी। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनकी रणनीति थी। ऐसा नहीं है कि कोई भी यदि 10 साल से सरकार में है तो उसमें इसका अंदाजा नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी या वो कहाँ क्या क्या कमजोरियां हैं। आप देखिए ना, 7 चरण में कितने ज्यादा मुद्दे बदले, कितनी चीजों पर बात हुई, मंगलसूत्र से लेकर मुस्लिम तक सारी चीजों पर। हर चरण से पहले एक मुद्दा, हर चरण के पहले एक उनके पास मुद्दा था। तो वो कहीं ना कहीं ये मान रहे थे कि यदि ये मुद्दे वो नहीं लाते, भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि इससे भी कम सीटें आती। उन्होंने कहीं ना कहीं जो अपना वोट बैंक था, जिसे हम हिंदुत्व का वोट बैंक कहते हैं ना, उसको काफी मजबूती से संभाल के रखा। अन्यथा आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो सीटें मिल रही हैं वो कैसे मिलती? उत्तर प्रदेश में आप वहां कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का मुद्दा या जो कास्ट पॉलिटिक्स है उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं संभाल पाई। यदि उत्तर प्रदेश में उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता तो वो करीबन 350 के आसपास तो पहुंची जाती ना वो। तो उसके जो राज्य उसके पास थे उन राज्यों में कहीं ना कहीं चूक हुई। वो गठबंधन, कांग्रेस का जो गठबंधन था, इंडिया गठबंधन था, उसको वो कहीं ना कहीं ओवर एस्टिमेट नहीं कर पाई। मेरा सवाल था जी। और आप देखिए ना, महाराष्ट्र में क्या हुआ, जहां उसने सबसे बड़ा प्रयोग किया था, एनसीपी को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, इसके बावजूद वहां सीटें नहीं मिली। मध्य प्रदेश में आप जो सफल हो गया कि उन्होंने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को तोड़ दिया, बड़े बड़े नेताओं को अपने दल में गुप्ता जी, और कहीं ना कहीं एक मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से वहां पर मेहनत की है उसका भी ये कहीं ना कहीं प्रतिफल है कि कांग्रेस प्लस, यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी फिलहाल उत्तर प्रदेश में लीड करती हुई नजर आ रही है। 2 लड़कों की जोड़ी जो विधानसभा में फेल हो गई थी वो इस बार कम से कम बेहतर परफॉर्म करती हुई उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। कृष्णा दास जी, आपके पास आते हुए कौन सा मुद्दा चला है, और इसके साथ साथ जो कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा था कि मोदी के चेहरे पर ही एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन वैसा कुछ उतना ज्यादा बड़ा आंकड़ों में दिखाई नहीं देता है। कहा गया है कि यूपी मतलब वो हम बोलते हैं ना कि वो चाबी यूपी के पास है सत्ता की। हाँ। और स्वाभाविक है कि जो यूपी का जो परिणाम डगमगाया है वो कहीं ना कहीं से इस पूरे ओवरऑल रिजल्ट को प्रभावित कर रहे हैं। रही बात आपने जो कहा कि 2 लड़कों की जोड़ी, तो 2 लड़कों की जोड़ी पहले भी चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन हाँ। परिणाम ये नहीं आए थे। इस बार मुझे जो लग रहा है निर्णायक है बहुजन समाज पार्टी का जो स्विंग हुआ है वोट। बहुजन समाज पार्टी लगभग चुनाव नहीं लड़ी ऐसी स्थिति दिख रही है, क्योंकि उनका जो वोट शेयर है तो वो पूरा जो एन ब्लॉक वोट्स हैं बहुजन समाज पार्टी का, वो मुझे लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो अलायंस है उसमें गई है। इंडिया अलायंस में वो वोट जो उनका एन ब्लॉक गया है ऐसा प्रतीक हो रहा है, जिसका कहीं ना कहीं से बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा।
कास्ट फैक्टर में बीजेपी मार खाई है, ये दो मत नहीं है इसमें। अब भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कुछ बचा है तो सिर्फ ब्राह्मण वोट्स बचे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कास्ट इक्वेशन है वो भारतीय जनता पार्टी वो समीकरण जो है यूपी में नहीं समझ पाई। यूपी के जो परिणाम आपको प्रभावित किए हैं वो ओवरऑल जो आपका जो पूरा ग्राफ है वो कहीं ना कहीं से प्रभावित हुआ है। ठीक है, मैं आऊँगी आपके पास। ये महत्वपूर्ण है कि जब 2019 में लोकसभा चुनाव था, बसपा ने लगभग सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे और सबसे ज़्यादा वोट अगर कांग्रेस के किसी ने काटे थे तो वो बहुजन समाज पार्टी ही थी। वाणी जी, आपके पास आऊँगी मैं। और संगीता शर्मा जी इससे पहले आरोप लगा रही थी आप पर कि महंगाई जो बढ़नी थी वो बढ़ ही रही है, उस पर कोई विराम लगा नहीं है और जनता शायद ये समझ नहीं पा रही है। और ये सवाल मेरा भी है कि महंगाई को बीच में होल्ड पर रखा जरूर था कि चुनाव है, बीते दिन अमूल का रेट बढ़ जाना और टोल टैक्स में 2 से 3% की वृद्धि हो जाना, उसके बाद भी और भी कई अन्य क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वृद्धि हुई है। इसको लेकर क्या कहेंगे? और भारतीय जनता पार्टी इस पर अगर कंट्रोल नहीं करेगी तो हो सकता है आगे चुनावों में खामियाजा भुगतना पड़ जाए। चुनाव में चला है एक बेरोजगारी का और एक महंगाई का। तो हम सत्ता में आए हैं 2014 में। 2004 से लेकर 2014 तक जो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के रेट्स थे उनमें लगभग 200% इजाफा हुआ था और 2014 से लेकर 24 तक लगभग 72% हुआ था, 72%। इसमें बहुत अंतर है और शायद हमें इसे और स्पष्टीकरण के साथ जनता के सामने पेश करना चाहिए। ये जो मुझे लगता है मैनिपुलेशन होती है एक्चुअल आंकड़ों की, वो स्पष्ट होनी चाहिए। वाणी जी, दूसरी मैं बात भी है कि हिंदुस्तान की निवासी हूँ, भारत की निवासी हूँ, मुझे भी पता है 2014 में गैस सिलेंडर के दाम क्या थे और अभी गैस सिलेंडर के दाम क्या हैं। ये तो मत बोलिए कम से कम। नहीं, आप 13 में, जब 13 के बाद 14 में हम आए हैं, आप तब का आप निकालिए आंकड़े और उसको एग्जामिन करिए। वही तो मतलब आपके आने के बाद बढ़े तक कितना इजाफा हुआ था। जी, जो मैं बोल रही हूँ आपको वो खरा उतरेगा। ठीक है डॉक्टर वाणी जी, आपके पास लौट रहे हैं। बड़ी खबर, एआई एग्जिट पोल पर सवाल उठाने वालों को जवाब रुझानों के सबसे करीब एआई एग्जिट पोल निकला है, कोई भी आसपास नहीं है। हमने जी मीडिया ने नई तकनीक से सबसे सटीक आंकड़े जनता के सामने रखे। एआई एग्जिट पोल ने 305 सीटें दी थी और उसी के आसपास अभी ये आंकड़ा दिख रहा है। 296 एनडीए का बढ़त बनाए हुए हैं 296 सीटों पर। सभी चैनल्स ने, सभी मीडिया संस्थानों ने, सभी ने 300 से पार बताया था। और इसी बीच हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश के साथ हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह। सत्यप्रकाश, ओवर टू यू। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जी मीडिया के साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष हैं अभी। डॉक्टर साहब, आपका आकलन अभी मौजूदा स्थिति में क्या कह रहा है, क्योंकि आप भी लगातार नजर बनाए? जो रुझान आ रहे हैं और करीब करीब 4 घंटे 5 घंटे हो चुके हैं, मुझे लगता है कि ये स्पष्ट हो गया कि एनडीए की सरकार बन रही है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और 300 से ऊपर जब अंतिम रूप से आंकड़े आएंगे तो एनडीए का बहुमत होगा और 272 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी अकेले पार कर जाएगी। अभी तक के रुझान से स्पष्ट है। आपको सर इसकी क्या वजह लग रही है? वजह ये है कि जिस प्रकार के उतार चढ़ाव सुबह से देख रहे हैं तो 300 के आसपास सीटों पे आगे पीछे हो रहा है और करीब करीब फिक्स हो गया। तो मुझे लगता है कि अब बहुत बड़ा परिवर्तन संभव नहीं है। सर, जो जी न्यूज़ एआई एग्जिट पोल था वो लगभग सटीक आया बाकी एग्जिट पोल के मुकाबले, इस पे कुछ कहेंगे सर? क्योंकि हमारा बड़ा सैंपल साइज था। नहीं, अपना अनुमान था और निश्चित रूप से हाँ, जितने बड़ा सैंपल साइज होता है उसका असर रहता है। सर, एक और सवाल मेरा ये है कि आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे या जो गारंटियां दी गई या जिस तरह का घोषणा पत्र रहा उसका भी असर देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है? नहीं, तीसरी बार सरकार बनाना और तीसरी बार लगातार आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कमी होता है बनाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और निश्चित रूप से उसके साथ 3 राज्य और मिल गए। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका। सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ।